नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। एक बार फिर हम उस लाल के घर पहुंचे हैं जिसने पूरे विश्व में देश का डंका बजा दिया है और आज वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हमारे साथ उनके चाचा जी हैं जिनको उस मुकाम तक पहुंचाने में उनका अहम योगदान है। उनसे हम जानेंगे नीरज चोपड़ा से संबंधित बहुत सारी जानकारियां जो अब तक हम नहीं जान पाए हैं। वो जानकारियां सब उनके चाचा जी देंगे। उनसे हम सीधी बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। नीरज चोपड़ा ने पूरे विश्व में खंडरा गांव का तो डंका बजाई, पूरे विश्व में इंडिया का डंका भी बजा दिया और हर जगह आज नीरज चोपड़ा की चर्चा हो रही है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि नीरज चोपड़ा का संघर्ष कैसे रहा, कैसे उन्होंने जेवलिन थ्रो में आने की जो प्लानिंग की, कैसे उनकी एंट्री हुई? देखिए, जेवलिन थ्रो नीरज के साथ में वेरी फर्स्ट डे नहीं पता था, क्योंकि ना तो फैमिली को जेवलिन थ्रो का पता था, ना किसी और को पता था कि कोई गेम होता है, और इवन नीरज को भी नहीं पता था कि जेवलिन थ्रो भी कोई गेम होता है। तो फिटनेस के लिए वो पानीपत में शिवाजी स्टेडियम जाता रहा है जितेंद्र जी के पास में। तो वहाँ फिटनेस करते करते उसको साथ में बड़े सारे दोस्त बने। तो मल्टीपल इवेंट चलते रहते थे, कोई कबड्डी खेलता था, कोई कुश्ती करता था, क्योंकि अपने हरियाणा में तो कबड्डी कुश्ती ज़्यादा पॉपुलर है जी। आम घर में चूरमा खाने वाला बच्चा वही करता है। लेकिन नीरज के केस में क्या था कि उसको जयवीर जैसे दोस्त मिले, वही बिंजल से जयवीर है, जय चौधरी। कहने लगे, यार अभी कुछ डिसाइड हुआ कि कौन सा गेम करना है, फिटनेस तो तुम्हारी हो चुकी। तो कहने लगा कि मुझे तो पता नहीं भाई सब क्या कर सकता हूँ। तो कहता है कुछ गेम करके देखते हैं कौन सा अच्छा कर पाएगा। तो उन्होंने इसको थ्रो इवेंट करा के देखा, तो थ्रो इवेंट उसका बढ़िया रहा, जैसा कि उसने पहली बार किया। तो तब वहाँ से जानकारियाँ जुड़ने लगी। जब घर पे पता लगा कि भाला फेंक मैं खेल के देखता हूँ, वो अच्छा कर पाया। हमें भी पता हुआ कि जेवलिन थ्रो कोई इवेंट है, और नीरज को भी तब से ही पता लगा कि इसके अंदर ओलंपिक तक का एक ब्राइट फ्यूचर है। हमें जानकारी मिली कि उसके चाचा उसको कबड्डी में ले जाना चाहते थे कि वो कबड्डी का प्लेयर उनको बनाएंगे, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारे खिलाड़ी उसमें थे, क्योंकि हरियाणा में बहुत फेमस है ये गेम। तो बहुत सारी दिक्कतें थी। उसमें जानकारियाँ मिली कि वो परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि अपना बेस्ट नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर थे और ये गेम ऐसा था कि इसमें वो कुछ अलग कर सकते थे। बिल्कुल आपने सही कहा कि हरियाणा के अंदर ना कुश्ती और कबड्डी, हर घर में आपको कुश्ती या कबड्डी का प्लेयर मिल जाता है, क्योंकि दूध दही का खाना है, पहलवान तो हर घर में होते ही हैं। तो जाहिर सी बात है कि नीरज के साथ भी दूध दही का खाना ज़्यादा ही था। हेल्दी होने की वजह से उसके शरीर को देखते हुए फैसला लिया गया कि ये कबड्डी कुश्ती में चल सकता है। लेकिन ये भी पता था हमें कि कबड्डी कुश्ती का एक उम्र के बाद में उनके फिजिकली जॉइंट्स में कई चीज़ों में उसका दुष्परिणाम बाद में देखने को मिलता है, या फिर टीम गेम होने के बाद उसमें कंपटीशन ज़्यादा टफ रहता है। तो जब जेवलिन की बात आई तो पता लगा कि एक रेयर सा गेम है, अपने इंडिया में इसको ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन तो बहुत कम रहेगा। अब वो टेक्निकली गेम है, वो कर कितना पाएगा ये समय बताएगा। तो तब से कबड्डी कुश्ती से दिमाग हटा के उसको टेक्निकल गेम जेवलिन की तरफ लेके आई, और वहाँ आज रिजल्ट आपके सामने है कि कितना कंपटीटर, मतलब इतने देशों में से जो टॉप क्लास कंपटीटर था, आज उसने उसको भी बीट कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। कितनी उम्र में उन्होंने अपना जिंदगी का पहला थ्रो किया था? कितनी उम्र थी, कौन सा साल था? देखिए, मात्र वो 13 ही साल का तो था जब उसने गेम शुरू किया, मतलब फिटनेस के लिए शुरू किया। तो मे भी उसने 15वें साल में जेवलिन को करना शुरू कर दिया था। आज वो 23 साल का है, तो लगभग आप मान के चले कि 7 से 8 साल का उसको समय लगा। और उसने हर स्टेज पे, चाहे वो अपना जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड है, चाहे वो कॉमनवेल्थ है, एशियाड है, और आज ओलंपिक जैसा प्लेटफॉर्म है, उसको स्टेप बाय स्टेप एक गोल्ड के रूप में वो बदलता चला गया। उसने देश को और खासकर हमारे परिवार को कभी ऐसा निराश नहीं किया कि कोई ऐसा उसने चरण छोड़ा होगा जहाँ पे उसने हमें गोल्ड ला के ना दिया हो। 7 से 8 साल का वक्त लगा यहाँ तक पहुँचने में। आज विश्व में उनका डंका बज रहा है। संघर्ष कैसा रहा? घर की स्थिति कैसी थी? किसी तरह की दिक्कतें नीरज चोपड़ा को फेस करने को मिली? देखिए, संघर्ष तो 100% हर उस खिलाड़ी की ज़िंदगी में रहता है जो यहाँ से और इतने मुकाम तक पहुँचता है। वो संघर्ष ज़्यादा खिलाड़ियों के जीवन में फाइनेंशियली भी रहता है। बहुत ऐसे कम खिलाड़ी हैं जो फाइनेंशियली चैलेंज उनकी ज़िंदगी में नहीं होता, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंजरी का शिकार हो जाते हैं। कुछ न कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं कि हर खिलाड़ी मेहनत तो खूब करता है लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंचता। तो नीरज के साथ में कुछ एक्स्ट्रा चैलेंज यही थे कि फाइनेंशियली चीज़ें उसके सामने ज़्यादा चैलेंज बनती थी। तो जेवलिन उन्होंने ज्वाइन किया, किसी तरह की अब हमें जानकारियाँ
तो हम बात कर रहे थे नीरज चोपड़ा की जेवलिन के बारे में कि जेवलिन का उन्होंने जुगाड़ करना पड़ा, जेवलिन अरेंज नहीं कर पा रहे थे, वो क्या कहानी है? देखिए, जेवलिन का जुगाड़ वो इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जेवलिन को बताया जाता है कि कोई लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, कितने भी लाख रुपए की आती है, लाख से कम उसके लिए बोला नहीं जा रहा था। लेकिन नीरज के सामने थोड़ा एक चैलेंज तब आया जब उन्होंने वहाँ से जेवलिन ली थी, वहीं अपने स्टेडियम से ही, और वो फेंकने में गलती की वजह से टूट गई थी। अब एक्चुअल वजह थी यही कि जब जेवलिन ली और वो टूट जाए तो फिर से उसको जेवलिन को वापस करना होता है एज इट इज जिस हालत में आपने ली थी। तो उस समय थोड़ा सा एक चैलेंज आया था, तो जो कि सॉर्ट आउट हो गया था, कुछ ऐसे वैसे के दोबारा निराश भी हो गए थे नीरज चोपड़ा की। निराश इसलिए हो जाता है कि यदि आपसे किसी का एक गिलास भी टूट जाए तो आपको निराशा होगी कि ये दूसरे की अमानत थी और मेरे से टूट गया। तो वो जेवलिन को लेके उस समय निराश हुआ, लेकिन खिलाड़ी के साथ ऐसा हो जाता है, कुछ समय बाद वो चीज़ें ठीक हो चुकी थी। जानकारी ये भी है कि आप उनको सुबह 5 बजे लेकर जाते थे, आपका अहम योगदान है नीरज को तराशने में। देखिए, मैं इस क्रेडिट को तो नहीं लेना चाहूँगा कि ये कह के कि उसमें मेरा अहम योगदान है, क्योंकि योगदान तो आज यदि देखें तो पूरे देश का है। पहला इनिशियल स्टेज में देखें तो मेरे पूरे फैमिली का है। फैमिली के अंदर भी यदि छांट के बात करें तो मेरा भाई भीम है और नीरज के पापा हैं, मेरा भाई एक सुल्तान है, जो मेरे अलावा बड़े हैं इस परिवार में, उन्होंने उसको ज़्यादा सपोर्ट की है। मुझे तो सिर्फ जब वो जिम्मेदारी दे देते थे तो मैं उसके साथ में ग्राउंड पे चला जाता था। मुझे वो जिम्मेदारी देते थे कि आप सुबह 5 बजे उठा के लेके जाना है, तो मैं लेके चला जाता था। तो इतना सा रोल मैंने नीरज के साथ में अदा किया। हमें ये भी जानकारी मिली है कि सुरेंद्र चाचा जो उसके हैं वो थोड़े सख्त थे, कई बार उनको हिटलर चाचा भी कहा जाता था। देखिए, मेरी सख्ती जो है वो आज भी मेरे फैमिली में है, और उसका कारण है कि कुछ कठोर नियम बनाने पड़ते हैं किसी सिस्टम को चलाए रखने के लिए। और परिवार बिल्कुल एक मतलब सिस्टम ही होता है, आप उसको रिश्तों को ना समझेंगे। कोई एक आदमी तो कठोर चाहिए जिससे सब लोग डरें। यदि हर आदमी इतना नॉर्मल बिहेव करेगा तो कोई किससे कैसे डरेगा, या बच्चा कोई कैसे बात मानेगा। आज भी नीरज है तो वो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बच्चे डर के मेरी बात मानते हैं, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि मेरे सख्त रवैये की वजह से वो गलतियाँ बहुत कम करते हैं। और आज उसका परिणाम हमें देखने को मिला है। चाचा ने जो सख्तियाँ दिखाई थी, आज वो गोल्ड मेडल लेकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। थोड़ा सा शेड्यूल उसके बारे में बताइए कि वो पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए, कौन कौन लोगों ने उसका सपोर्ट किया, नेशनल खिलाड़ियों के साथ भी वो खेले स्टार्टिंग में। देखिए, सबसे पहला जो क्रेडिट है नीरज की लाइफ स्टोरी में, इस जर्नी में, वो चला जाता है जितेंद्र को, जो कि फिटनेस ट्रेनर रहे हैं उसके, क्योंकि उन्होंने उसकी बॉडी शेप दी और फिर से उसको ऐसा रिजोनेट किया उसकी बॉडी को कि वो खेल पाए। दूसरा मेन क्रेडिट जाता है कि जिसने उसके गेम को छांटा कि ये कौन से गेम में चल सकता है, वो है जय चौधरी, कि उसने फाइंड किया कि ये कौन से इवेंट में ज़्यादा अच्छा कर पाएगा, और फिर उसको डिसाइड कराने के बाद आज तक भी उसको सपोर्ट करता रहा है वो जय चौधरी। तो मैं चाहूँगा कि इन दो लोगों का काफ़ी अहम योगदान है, और अब इस बीच में काफ़ी सरकार ने भी सपोर्ट की, बाहर से कोच भी अवेलेबल कराए, तो उन्होंने भी अपनी गाइडेंस दे के समय समय पे उसको ठीक करके और यहाँ तक पहुँचाया है। जी, खाने के बारे में थोड़ा बताइए, नीरज की स्पेशलिटी किस चीज़ में थी, वो क्या खाना पसंद करते थे? देखिए, अपने हरियाणा में यदि खाने की स्पेशलिटी किसी पहलवान से या अच्छे खिलाड़ी से पूछी जाए तो एक ही तो फेवरेट डिश होती है सभी की, चूरमा, कि देसी घी का चूरमा मिल जाए बस। और आज भी यदि ओलंपिक खेल के वो जिस दिन भी अपने घर पे आएगा तो मुझे लगता है 2 से 3 दिन वो हर समय खाने के साथ चूरमा जरूर खाएगा। उसकी 2 वजह हैं। पहली बात तो बचपन से ही वो उस डिश को बड़ा पसंद करता रहा है, खाता रहा है। दूसरा कि जब वो खेल खेलता है या तैयारी करता है तो उसको परहेज करने पड़ते हैं अपनी कुछ आदतों के, तो वो आदतें उसकी जो हैं वो दब जाती हैं, कंट्रोल हो जाती हैं मुश्किल से। लेकिन जैसे ही वो अपना परफॉर्मेंस करने के बाद आता है घर पे, क्योंकि उसके बाद उसको पता होता है कि मेरे पास काफ़ी समय है दोबारा से ग्राउंड जाने में, और उस समय वो अपने सारे परहेज तोड़ देता है, सारे परहेज तोड़ देता था। तोड़ देता है। तो आज जो परहेज उसने किए थे वो काम भी आए हैं, फिटनेस भी अच्छी है, आज उसने एक नया आयाम रच दिया है। एक स्पेशलिटी बताई उनकी कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं, उनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो उनको यूनिक बनाती है। जैसे वो थ्रो करते हैं, वो गिरते हैं, संभलते हैं, उसमें 2-3 मीटर का उसको फ़ायदा मिलता है।
वो एक टेक्निक उसकी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि वो कैसे रिलीज करते थे। वो जो है उसके जो आज वो प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं, युवा वो जानना चाहते हैं कि वो कैसे इस तरह से वो रिलीज करते थे। देखिए, टेक्निकल गेम है, मैं इसका डीप नॉलेज तो नहीं रखता कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ, लेकिन मुझे जितना अभी तक समझ में आया है, जो मैं पूछता रहा हूँ कि ऐसा क्या होता है कि ये इतना अच्छा कर पा रहा है, या उससे सीनियर प्लेयर जो जोहान्स वेटर रहा है कि वो बहुत अच्छा कर पाता है, तो उन्होंने बताया कि गेम तो टेक्निकल है, लेकिन आप इसको जब थ्रो करते हैं तो आपकी ताकत के साथ आपको अपने आप को उस समय कंट्रोल करना होता है कि आप फॉल मार्क के पास में ना जाएं। तो जितना आप उस समय अपने पैर पे वजन डालते हैं थ्रो करने के लिए, उससे ज़्यादा आपको प्रेशर डालना पड़ता है उस अगले कदम को रोकने के लिए। तो नीरज काफ़ी टाइम में इस चीज़ को इतना अच्छे से सीख पाया कि आप देखना कि वो बहुत बार गिरता है, लेकिन फाउल लाइन के पास नहीं, उससे जस्ट पहले वो अपने आप को कंट्रोल कर जाता है, और जिसका उसको फायदा भी मिलता है। जिसका उसको बहुत फायदा मिलता है। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपका भी बहुत बिजी शेड्यूल है, मंत्री साहब भी कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ये जानना चाहता हूं, क्योंकि मंत्री साहब पहुंचेंगे, सभी नरेंद्र मोदी की बात करें, सीएम की बात करें, सब नीरज चोपड़ा की कनेक्टिविटी में है। सुविधाओं का बहुत अभाव रहा है नीरज चोपड़ा को भी। गांव में हमने भी महसूस किया है कि सुविधाएं बहुत कम है। नेटवर्क की बात करें, ग्राउंड की बात करें, बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप भी सरकार से गुहार कीजिए कि आने वाले युवाओं को, खिलाड़ियों को इस तरह की दिक्कत ना हो। वो आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या कहना चाहिए? क्या कुछ डिमांड आप रखना चाहते हैं कि युवाओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो? देखिए, मैं विरोध तो नहीं कर सकता, क्योंकि विरोध वाले सुर अच्छे नहीं होते, लेकिन मैं अनुग्रह जरूर कर सकता हूँ। मुसीबतों तो खिलाड़ी की ज़िंदगी से कोई नहीं निकाल सकता, वो संघर्ष तो उसकी ज़िंदगी में जुड़े रहेंगे। बशर्ते जो फाइनेंशियली चैलेंज है, जो इनिशियल स्टेज में जहाँ उसका बेस बनना होता है, जिस भाव में वो अच्छा नहीं बन पाता, यदि वहाँ पर सरकार उनको फंड की सपोर्ट कर दे, क्योंकि एक खिलाड़ी जब स्टार बनता है तो उसको बहुत सारे जो ये ऐड करने वाले हैं या सपोर्ट करने वाले मार्केटिंग वाले हैं, उनको शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, वो जो टेक ओवर कर लेते हैं, फंड दे देते हैं काफ़ी उनको, बच्चों को, तो ये उसको स्टार बनने के बाद मिलने लगते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज में जब वो नेशनल तक खेलता है तो उसको उस समय कोई सपोर्ट नहीं करने वाला होता। मैं सरकार से आग्रह यही करूँगा कि जितना वो ऊपर लेवल से रिलीज करते हैं फंड ग्राउंड पे करने के लिए, यदि वो एग्जैक्टली ग्राउंड पे आके 70% भी लग जाए खिलाड़ी के लिए, चाहे वो स्टेडियम की व्यवस्था हो, चाहे वो इक्विपमेंट की व्यवस्था हो, चाहे वो कोच की व्यवस्था हो, तो इस देश में नीरज जैसे प्रतिभावान लाखों बच्चे रुके हुए हैं जो कहीं ना कहीं इसी अंधकार में विलुप्त पड़े हैं। उनको भी यदि जागृत करने के लिए सरकार ये सपोर्ट ईमानदारी से वहाँ तक पहुँचवा दे, तो नीरज जैसे हर ओलंपिक में, जिस तरह हम विश्व में देखते हैं कि कई सारे देश 100 मेडल लेके जाते हैं, अपने देश को हम लोग देखते हैं तो नाम मात्र 1, 2 या 3 मेडल में सीमित हो जाता है। तो उसकी वजह ऐसा नहीं कि प्रतिभा की कमी है, उसकी वजह कहीं ना कहीं ये है कि प्रतिभावान तक वो मदद नहीं पहुँच पा रही है, जो सरकार चाहती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में रुकावट बन जाती है। जी, एक और सवाल मुझे याद आ गया, वो लास्ट है, आखिरी सवाल है। नीरज चोपड़ा गांव से बिलोंग करते हैं, किसानी परिवार से संबंध रखते हैं, घर में बताया कि भैंसे भी रखते हैं, अब भी रखते हैं जी। क्या नीरज चोपड़ा इस तरह के कामों में भी इन्वॉल्व रहते थे? देखिए, रहते थे शब्द नहीं हम लोग कह सकते, क्योंकि नीरज एक ऐसा लड़का है कि उसके दिमाग के अंदर कामयाबी नहीं चढ़ी है, क्योंकि 2 तरह से खिलाड़ी स्टार बनता है। स्टार चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो बॉलीवुड हॉलीवुड कुछ भी हो, यदि उसके दिमाग में चढ़ जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता, सिर्फ पैसे वाला बन जाता है। बाकी ह्यूमन बीइंग उसके अंदर से कई सारी चीज़ें हट जाती हैं। नीरज के अंदर क्या है, ये चीज़ें यहाँ नहीं चढ़ी। वो घर पे आएगा, अपने दोस्तों के साथ बैठेगा, वही बुग्गी के पास जाके बैठेगा, वही मस्तियाँ करेगा, वही फैमिली में यदि काम करना है साथ मिलके काम करेगा। तो ये सारी आदतें उसमें जो पहले थी वो आज ओलंपिक स्टार बनने के बाद भी हैं। और ये कहते हुए मुझे बिल्कुल फक्र होता है कि बच्चा यदि अभिमान ना करे तो इसका मतलब है कि वो कई ओलंपिक तक चांस रखता है कि कई बार वो देश को गर्वित महसूस कराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बहुत सारी अहम जानकारियां और भी नीरज चोपड़ा के बारे में है, लेकिन शेड्यूल बहुत बिजी है, पूरा परिवार इस कार्यक्रम को लेकर बिजी है, क्योंकि कुछ ही देर में गृह मंत्री अनिल विज यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हालांकि हमने बहुत सारी जानकारियाँ उनके चाचा से लेने की कोशिश की है और बहुत सारी जानकारियाँ उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।